नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की प्रयास करेंगे लीडिंग ईपीसी प्लेयर इन पावर सेक्टर को। आखिर ऐसा क्या है, कौन सी कंपनी है? कंपनी के बारे में हम समझेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, जिसका नाम है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इनका क्या कारोबार है? जो कारोबार कहती है कि हम ईपीसी का करती हैं और कंपनी 1974 से कारोबार करती है। जहाँ पे सर्विस की सेक्टर की बात करें तो कंपनी के पास डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस, टावर टेस्टिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन एंड का कमीशनिंग का काम और सब स्टेशन, साथ में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काज करती है। जो कि पावर सेक्टर में खास करके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे काफी जोर दिया जा रहा है। क्या लगता है कि मार्केट को लेकर के आने वाले समय में क्या बेटर रिजल्ट लेके आ सकती है? इन सभी पहलुओं की तरफ हम समझने की कोशिश करेंगे और एक कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, और इसमें यह भी देखा जाएगा जो आखिर इस कंपनी का कहाँ कहाँ प्रेजेंस है। तो कंपनी प्रेजेंस अपने अलग अलग जगह पे कहती है। जबकि क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी में पीडीडी की बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश पावर जनरेशन की बात, पावर ग्रिड की बात करें, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन टाटा के साथ, अदानी के साथ, हुंडई के साथ, इन सब की कंपनी के साथ इनका कारोबार, एनपीसीएल के साथ, रिलायंस कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ पे खास करके या तो टावर के लिए, जहाँ पे कह सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर की बात हो, या टाटा इंटरनेशनल की बात हो, अदानीज को लेकर देखा जाए हो, तो इन सभी कंपनियों में इनका कारोबार धीरे धीरे करके चल रही है। और तो क्या जो प्रेजेंस है इनका, उनसे कितनी फायदा नुकसान की चर्चा होती है। हम केवल केवल मार्केट की उन स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या फंडामेंटली ठीक ठाक रहती है, आने वाले समय में क्या फ्यूचरिस्टिक्स हैं, और क्या इनका परफॉर्मेंस लेवल रिजल्ट के बेसिस पे क्या आंकड़ा कहती है। तो समझ में आती है कि बुक वैल्यू कंपनी का 1 रुपये 40 पैसा है। इंटरेंसिक वैल्यू भी काफ़ी छोटा सा, 1 रुपये 90 पैसे के आसपास है। फिलहाल मार्केट जो ट्रेड हो रही थी वो करीब 30 रुपये के आसपास, जो कि हायर टू हायर से करीब करीब कितनी परसेंटेज, 40% कह सकते हैं कि 42 से घट करके 30 पे आ गई। तो ये कह सकते हैं करीब करीब 12 रुपये का डिफरेंस हो गया। और ये कह सकते हैं कि नीचे से ऊपरी सतह के लिए करीब करीब 30% की कट मार लिया था। 30% के आसपास की आंकड़ा की बात करूँ तो अब समझ में आती है कि इनमें जो लोअर टू लोअर प्राइस थी वो करीब 14 रुपये 15 रुपये के आसपास थी। जबकि आज भी कंपनी में इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंगली आज भी स्टॉक में क्या है, निवेशकों का रुझान ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कहती है करीब 32 पैसे, जहाँ पे 16% की ही अर्निंग पर शेयर की बात कहती है फ्रॉम द फेस वैल्यू से। यदि इनकी हम आरओई का डेटा की बात करें तो बिल्कुल नहीं, आरओसी की बात करें तो बिल्कुल ही नहीं के मुताबिक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बिल्कुल ही नहीं कहती है। और यदि हम मार्केट की तरफ देखें तो डेट्स काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी में भर भर के डेट्स पड़ी हुई है। और यदि हम करंट रेशियो का भी नंबर देखें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर कहती है, 8.75 का आंकड़ा दिलाती है। इसके लिए एक छोटी सी रिकन्सिलेशन की पार्ट होगी, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे। जहाँ पे मार्केट में करीब 87 करोड़ 70 लाख शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट में फिलहाल जो प्राइस है वो 2695 करोड़ के मार्केट कैप कहती है। कुछ चीज़ें तो फार्मूला से लिंक होती है। अब आएँगे कुछ स्पेशल्स हमने लिया है, जहाँ पे इन पार्टों को भी समझेंगे कि नेट इनकम मार्जिन क्या रहा, जो कि उधार की सेल्स रहा वो कितना परसेंटेज कहता है सेल्स के बेसिस पे। अब जितना प्रॉफिट इन्होंने बुक किया उसके बेसिस पे डेटर्स का रेशियो क्या कहता है, क्योंकि केवल और केवल सेल्स ही सब कुछ नहीं दिखाता, प्रॉफिट भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये तो पार्ट है। उसको समझने के लिए जैसे सेल्स की पार्ट में हमें दिखाना पड़ेगा कि आखिर उधार का सेल्स क्या, उधार के सेल्स में रिस्क कितना परसेंटेज कहती है, कि वहाँ पे नंबर ऑफ डे का आंकड़ा देती है। प्रॉफिट को लेकर देखें तो प्रॉफिट में डेट्स रेशियोज था, उस पे क्या इम्पैक्ट डालती है कि नहीं डालती है। इन सभी पहलुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में देखें, जो कि 1974 में कंपनी बनी थी। इंगेजिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सब स्टेशंस, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस इन द कंपनी द मुंबई की कंपनी रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं पे है। आखिर इस कंपनी में कर्ज क्यों इतने ज्यादा है, और क्या लगता है कि आने वाले समय में बेटर कर सकती है। यहाँ पे देखा गया कंपनी फिलहाल अभी लेटेस्ट सेंटिमेंटल की बात करें
तो ये दिखती है कि कंपनी फिलहाल अपने पास राइट इशू लेके आ रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट उन्होंने दिया था, बात करूँ 18 तारीख तक का। तो कंपनी कहा कि हम अपने यहाँ राइट इशू लेके आ रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं, जहाँ पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहा कि शेयर द इंटर रिलीज, और उन्होंने कहा कि हमें यू वेव द इक्विटी शेयर टू अदर सिक्योरिटी थ्रू द राइट इशू टू मे बी द प्रिस्क्राइब एंड द एप्लीकेबल, और जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये कितने लेके आएगी ये भी इस पे डिटेल नहीं कहा है, लेकिन ये कह रही है कि हम राइट इशू कर देंगे। इससे शायद राइट इशू करके क्या पैसे लेकर के क्या करने वाली है, पैसे लेकर के क्या अपनी कर्ज को कम करेगी, या अपनी जो एक्सपेंडिचर प्लान है उस पे खर्च करेगी, ये सब सवाल बन जाती है कई बार। उसको भी हम लोग सर्च करने की प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इनकी रिजल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो समझ में आती है कंपनी फिलहाल 107 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट कर रही है, जो कि पिछले सितंबर से तो काफ़ी बेटर रहा। लेकिन यदि क्यू आर क्यू के हिसाब से देखें तब भी बेटर कहती है। लेकिन यदि मार्च के कंपेयर करके देखें तो मार्च से काफ़ी कम का आंकड़ा कहती है, जो कि 20-21 करोड़ के आसपास गिरा। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी वैसे ही है। सितंबर के महीने की बात करें तो वहां से यदि वाई वाई के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक लंबी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर गिरावट है। क्यों की गिरावट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही इनका नुकसान बुक करती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम से बिल्कुल ही इनके पास इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी ज़्यादा नहीं था, लेकिन नंबर वहाँ पे ज़्यादा कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की खंगालेंगे, और उसमें देखा गया कि इनके पिछले वाई वाई में तो गिरावट था, लेकिन क्यू और क्यू को लेकर कहती है जब हम यहाँ पे एक जगह बना पाए, जबकि ईयरली डेटा की बात कहती है कि यहाँ पे हम जो पोजीशन था उससे कमी दर्ज करती है। जो कभी किसी ज़माने में 2016 की बात है, 3000 करोड़ तक की, उससे ज़्यादा की इनके पास टर्नओवर हुआ करता था, और वो सब 2018 के बाद गिर गया, और गिरते-गिरते 2022 तक इनका सिचुएशन बिल्कुल ही नाज़ुक सी हो गई थी 2022 के बाद। लेकिन 2023 में दोबारा से खड़ा होने की प्रयास किया, और यहाँ पे देखा गया कि 24 में आकर के प्रॉफिट बुक करती है, और अभी फिलहाल इस साल में थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट ही बुक करती नहीं नजर आ रहा। रिस्क इम्पैक्ट को देखें तो शायद इनका जो पैसा, जिनका जिनका काम इन्होंने किया, वो इनको पैसा नहीं दिया, यही आंकड़ा है। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ अच्छी क्लाइंट होना चाहिए। अब क्या लगता है जिन्होंने ऐसा उन्होंने डेटा शामिल किया है कि इनके पास ये सब क्लाइंट्स थी, तो क्या इन सभी क्लाइंटों ने इनको पैसा नहीं दिया क्या? यहाँ पे एनटीपीसी का भी नाम शामिल है, वेबसोल की नाम शामिल है, यूपी जो गवर्नमेंट की है वहाँ पे उसकी शामिल है। इसके अलावा कहते हैं सीपी डीसीआई शामिल है, एचपीपीएन शामिल है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कंपनियां शामिल हैं, चाहे सरकार की हो चाहे वो प्राइवेटली कंपनी। पीएफसी जैसे कंपनियां भी शामिल है इसके लिस्ट में, जो कि क्लाइंट की बात कहती है। जब इतनी सारी बात कह रही है तो रिस्क डेटर्स डे को लेकर इतना बड़ा नंबर क्यों कहता है? इनको पैसा नहीं मिलता क्या? जब पैसे नहीं मिलते तो क्या रिस्क एनालाइज क्या कहती, बैलेंस शीट तो बिल्कुल इनका कुछ और कहता होगा आंकड़ा। इसी आंकड़ा से देखा गया कि कंपनी लगातार नुकसान बुक कर रही थी, लगातार क्या कर रही थी, नुकसान बुक कर रही थी। लेकिन अब जाकर ये क्या कर रही है, थोड़ा सा ग्रोथ कर रही है, क्योंकि इनका लगातार क्या कर रही है, अपनी कैपिटल भी लगातार बढ़ा रही है। ये नए नए कैपिटल लेके आ रहे हैं, और उस कैपिटल से कर क्या रहे हैं, कैपिटल शायद वो अपनी कुछ पोजीशन जो इनका लाइबिलिटी पार्ट है उसको शायद खत्म करने के कगार पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी रहा था इनको, उनको लगातार खत्म कर रहे हैं। अब आते कुछ अलग पहलू की तरफ, जहाँ पे देखा गया कि कर्ज अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 2000 करोड़ के आसपास की कर्ज की बात कहती है। इनको देने के लिए आज भी 2000 करोड़ के आसपास पैसे हैं, तो बिल्कुल हैं, लेकिन पैसे हाथ पे नहीं है, शायद अदर एसेट्स के अंदर पैसे पड़े हुए हैं। यदि उनको भी जरा हम खोलने के प्रयास करें तो सामने देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा इनके पास है ना, वो उधार पड़ा हुआ है। क्या है? उधार पड़ा हुआ है। क्या इन्होंने भी उधार में ही काम किया था? ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर इनके ऊपर भी कुछ बड़ी सी हो सकती है, लेकिन ऐसा डेटा तो फिलहाल नहीं, क्योंकि इन्होंने कर्ज लेकर के क्या किया, डूबती कंपनी इसी तरह है, कभी-कभी ऐसे देखने को मिलती है। आपने कर्ज ले लिया, कर्ज लेकर के आपने उधार दिया। ये आपकी बिज़नेस तो है नहीं, और आपने क्या किया, उधार में अपनी प्रोडक्टिविटीज़ दिया, प्रोडक्टिविटीज़ खर्च किया, अपनी खर्चे भी किया, और प्रोडक्टिविटी जो दिया उससे पैसा फिर आया नहीं। लंबे लंबी अवधि तक अटका पड़ा रह गया, तो 2000 करोड़ के आस-पास तुमको उधार पड़ा रह गया। जिसको क्या कहता है, ये रिस्क इम्पैक्ट को दर्शाता है। और रिस्क इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा बेसिस पे इनमें परसेंटेज वाइज कितना हो गया,
केवल 7% की नेट इनकम मार्जिन बनाती है और करीब 550% की इनका सेल्स के वर्सेस प्रेडेटर्स का पार्ट कहता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो वो कहती है 765% का। तो और ज़्यादा अजीबो-गरीब नंबर निकल के आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिस्क रिस्क को दर्शाते हैं। यदि हम निवेशकों के रिस्क को भी देखेंगे उसमें क्या कहता है, आखिर कंपनी में निवेशक कौन से हैं, यहाँ पे शेयर पैटर्न को देखें तो सेल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत करके लगातार वृद्धि दर्ज करती है, स्टॉक प्राइस केवल और केवल इस प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़ा के हिसाब से चलने के क्रम में है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट को देखें तो कंपनी में एफआई, डीआई दोनों बने हुए हैं। जबकि एफआई पोजीशन बना रही है, डीआई अपनी पोजीशन कई बार बेचा भी है, थोड़ा बहुत करके सस्टेन कर रही है। आम पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग पड़ी है। आम पब्लिक के होल्डिंग में यदि हम चर्चा करें तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ काफ़ी शामिल हैं। 1-1%, 2-2% की होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में है, करीब 1,17,000 के आसपास की नंबर ऑफ शेयर होल्डर की लिस्ट कहती है। जिसकी वजह से वहाँ पे मैंने देखा कि स्टॉक का पी/आर भी कंपेयरिंग टू द इंडस्ट्रियल पी से काफ़ी बेटर रिएक्टिव करती हुई नज़र आती है और 2600 करोड़ से ज़्यादा की इनकी मार्केट कैप कहती है। आखिर सवाल है कि क्या आने वाले समय में मार्केट में क्या मल्टीबैगर साबित हो सकता है और क्या आने वाले समय में बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है? तो यहाँ पे हम बल्क डील की तरफ देखें तो 4 नवंबर को बड़ी बल्क डील हुआ, वहाँ पे सेल का प्रेशर बना था। इससे पहले लगातार सेल का प्रेशर चल रहा था। इनके पास एक काइंड्स जो कि ज्योति एलएलसी थी, फॉरेन कंपनी है सर उनकी, वो लगातार यहाँ से अपनी पोजीशन को सेल कर रहे थे, कभी 40 रुपए पे, कभी 34 रुपए पे। मतलब मार्केट बढ़ती गई और ये इन्होंने बेचती गई। ये मार्केट को हम समझने की कोशिश करें तो शायद इन्होंने मार्केट बढ़ाया या नहीं बढ़ाया ये बात तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे देखा कि 36 रुपये पे बिकवाली किया, फिर 40 पे बिकवाली किया, ऐसे चलती रही है। लंबी पीरियड में इनका लगातार क्या हुआ है, चलती रही है। इसमें क्या इनका जो एफआई है तो क्या उसका कुछ नाम शामिल था, तो कहती नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं शामिल था इस कंपनी को लेकर के। और हमने इनको क्या किया, समझने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल हमने उसको डेटा के कंपनी डायरेक्ट इशू लेके आ रही है, डायरेक्ट से कुछ और फंड लेगी और फंड से फिर कुछ और शायद करने की चाह रखती होगी। और यदि मार्केट सब कुछ ठीक रहता है, इनकी फंडामेंटल फिलहाल तो यदि पिछले कुछ सालों की डेटाबेस से लोग लगातार गिरती जा रही थी, वहाँ पे आकर सस्टेन करने की लायक बनी है। यदि यहाँ से मूव करता है पॉजिटिव साइड में, तो शायद यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है। कि लगातार अभी भी ये अपने एक ही रेंज में लगातार करके थोड़ा बहुत करके जब डिमांड लगातार बनी थी, खास करके यहाँ पे आकर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनी। हमारा मार्केट में क्या हुआ, डिस्काउंट के साथ शेयर को बेचा गया। और आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो एक लोग हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या कहता है गोल्डन रूल, क्या कहता है सिंगल से गोल्डन रूल, कहता है कि सबको चाहिए प्रॉफिट लेकिन सबको मिलेगा नहीं प्रॉफिट। मैं भी ये भी बात कहता हूँ, सबको मिलेगा नहीं प्रॉफिट। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ट्रेंडिंग में जो प्रेशर बढ़ाते हैं ऊपरी से, उनके लिए क्या होता है, वो प्रेशर अपनी पैसे निकालते हैं, आम निवेशकों के पास शिफ्ट कर जाता है। आखिर जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनके लिए क्या होना, सेंटिमेंटल तो फिर फंस गया। वो या तो फिर यहाँ पे बेचेंगे या अगले पायदान पे आकर के पूरा बहुत करके पैसा निकालेंगे। ऐसा ही हो सकता है। उनकी वैल्यूएशन में क्या होगी, इस इतनी लंबे पीरियड तक रिस्क रही, इस टाइम फ्रेम में रिस्क रही। लेकिन यदि जिन लोगों ने इस टाइम फ्रेम में लिया, कहीं पे लिया और इनको रिस्क लगा दिया तो उन्होंने रिस्क से सेल करके निकल गए। और जब प्रॉफिट दिखी, जैसे ही प्रॉफिट दिखी तो प्रॉफिट लेकर के वापस निकल गए, थोड़ा-थोड़ा पार्ट करके। और ऐसे ही मार्केट में क्या होता है, गिरावट भी होती है, चलती भी है। ये सिंपल सी मार्केट की स्ट्रेटजी है, अदरवाइज़ मार्केट डेली बुल ही हो जाएगा। मार्केट डेली बिकवाली में चला जाएगा। फिर लेने वाला कौन है? तो सिंपल से सोचने वाला जो यहाँ जब भी हम लोग चार्ट देखते हैं, तो हमेशा कोई न कोई लेने के लिए बैठा है, कोई न कोई खरीदने के लिए, कोई न कोई बेचने के लिए। तभी ट्रेड पॉसिबल है। हाँ, डिमांड सप्लाई को कई बार बढ़ाया जाता है क्योंकि जब आप वॉल्यूम लगातार लेके आएँगे मार्केट में, तो मार्केट को क्या लगेगा, पैनिक बनाएगा। तो आप सेल करो, उस चक्कर में क्या होगा, सेल करके निकल जाते हैं, वही लॉस का कई बार सामना करना मिल जाता है। हमारे साइड से कोई भी कंपनी को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां भी हैं, जहाँ पे फंड रेजिंग को लेकर उन्होंने कहा, मॉनेटरी एजेंसी रिपोर्ट को लेकर कहती है, पोस्टल वॉलेट को लेकर कहती है, और कॉर्पोरेट में इज्जम उन्होंने अपना
अपडेट 31/10 को ईजीएम किया था राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर को लेकर के। अभी मार्च में भी ऐसा अपडेट, मतलब लगातार इन्होंने राइट इशू लेकर लाते रहते हैं और कुछ ना कुछ बड़ी हलचल करने के प्रयास में लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसा है और पैसे से शायद कर्ज को माफ़ी करे, कर्ज को छुटकारा कराए, या वो बाकी सारे यहाँ पे पीएस में सिमेंस और इंडोटेक जैसे कंपनी भी शामिल है। तो मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। यदि स्टडी में आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी रिकमेंडेशन को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर दोस्तों।